Hello everyone. Last time we have studied about this relation density of unit cell. ठीक है, यूनिट सेल की डेंसिटी का हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम किया था और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है D इज इक्वल टू 1 मिनट, यस, D इज इक्वल टू Z इंटू M, कैपिटल M ओवर A क्यूब इंटू NA. हमने पढ़ा था कि Z क्या था? Z था नंबर ऑफ एटम्स. उस क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. कैपिटल M क्या बताएगा? कैपिटल M बताएगा आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जिसे हम कहते हैं. ठीक है, कैपिटल M इज योर मोलर मास एंड व्हाट इज A? A इज योर एज लेंथ. ठीक है, A इज योर एज लेंथ एंड Na is your Avogadro's number, and you know the value of Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो आपको डेंसिटी ही पूछे. समटाइम्स वो क्या करेगा? डेंसिटी दे देगा, एच लेंथ दे देगा, मास दे देगा और नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेगा, या फिर डेंसिटी दे देगा, Z दे देगा और M पूछ लेगा. तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर इस पूछना क्या चाहता है. ठीक है, इस रिलेशन में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन सेटअप हो सकता है. डेंसिटी भी पूछा जा सकता है, Z भी पूछा जा सकता है और क्या आपका मॉलिक्यूलर मास भी पूछा जा सकता है या फिर एज लेंथ भी पूछी जा सकती है. ठीक है, क्लियर, बट रिलेशन तो सेम रहेगा. ठीक है, ओके, रिलेशन तो यही लगेगा, D इज इक्वल टू ZM ओवर Na इंटू A cube. ठीक है, and what is A? A is your edge length of the cube. ठीक है, now we will see the first question here. Example 1.3 आपके NCERT में है. Example 1.3 क्या कहता है? देखिए, an element has body centered cubic. ठीक है, कैसा है? BCC में है, कोई एलिमेंट BCC में क्रिस्टलाइज हुआ है with a cell edge दे दी है आपकी 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर. ठीक है, नाउ डेंसिटी दी है एलिमेंट की, D गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो कुछ और ही पूछेंगे. ठीक है, मतलब 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी डेंसिटी है. तो व्हाट ही आस्क्ड अबाउट हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, 208 ग्राम में कितने आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब हमने देखो डेंसिटी जनरली आपकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो आपको इनमें मिलेगा. ऐसा यूनिट नहीं है, बट इन सॉलिड स्टेट के जो न्यूमेरिकल में आपने जनरली यूनिट प्रेफर करनी है, दैट इज योर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ग्राम इज मास, सेंटीमीटर क्यूब इज योर वॉल्यूम. ठीक है, ओके, यहाँ पर जो एज लेंथ दिया है वो पिकोमीटर में दिया है. ठीक है, तो आपको पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पिकोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कि इन BCC मैंने लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स कितने हैं? 2 प्रेजेंट हैं. ये आपने जैसे ये मैंने लिखा है ना, ये आपने भी साथ के साथ ऐसे ही लिखना है अपनी नोटबुक में. क्लियर? और जब सॉल्व करोगे पेपर में तब भी आपको ये मेंशन करना होता है कि पहले गिवन क्या है. ठीक है, इन चीजों के भी मार्क्स हैं. आपने ये लिखना है कि गिवन क्या है, न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, पूछा क्या है, देन फर्दर आपने फॉर्मूला लगाकर फाइनल आंसर देना होता है. ठीक है, तो गिवन है आपका केस स्ट्रक्चर BCC है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स कितने हैं? 2 हैं, उसने बता दिया है. और क्या गिवन है? एज लेंथ मतलब योर A. ठीक है, A गिवन है, दैट इज योर 288 पिकोमीटर. तो एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक पिकोमीटर में होते हैं 10 रेज टू पावर -10, 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपने पिकोमीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है. नाउ अब देखो A मिल गया सेंटीमीटर में, तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. क्यूब मतलब क्या? जो आपका यूनिट सेल है. ठीक है, या फिर बोल दो यूनिट सेल का वॉल्यूम. वो क्या होता है? एज का क्यूब. एज की जो लेंथ है उसका होल क्यूब करना है आपने. तो इसका हमने क्यूब ले लिया, इसकी वैल्यू पुट करी, एज लेंथ की उसका क्यूब ले लिया. जो मेरे पास फाइनल सोल्व करके वैल्यू आई है, दैट इज योर 2.39 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब आया क्योंकि ये क्या है? वॉल्यूम है. ठीक है, एच का ही तो क्यूब किया ना. एच क्या था? सेंटीमीटर में थी, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी? सेंटीमीटर का क्यूब. ठीक है, ये आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया. ये आपका क्या आ गया है? यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया है. नाउ आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है हाउ मेनी एटम्स. आपको एटम्स फाइंड आउट करने हैं. देखो अब एटम्स फाइंड आउट कैसे करेंगे हम बताते हैं आपको.
हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट कर लिए। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे हमने देखो, हमको ये पता है कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है, क्या है 2.39 इंटू 10⁻⁻23, ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है। तो पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पूरे क्रिस्टल के वॉल्यूम्स को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? ये ऐसे है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 20 क्यूब्स हैं, 20 क्यूब्स से मिलकर मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। 20 छोटे छोटे क्यूब्स का मिलाकर मैंने एक बॉक्स बना दिया। उस जो बॉक्स बना है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसका टोटल वॉल्यूम मैंने बता दिया, और जिन छोटे छोटे आपने क्यूब से मिलकर वो बॉक्स बनाया है ना, उस एक क्यूब का वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये जो बड़ा बॉक्स है वो कितने क्यूब से मिलकर बना है ना, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी क्यूब्स, तो आप क्या करोगे, जो बड़े वाला क्यूब का वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम था, उसको डिवाइड करोगे एक यूनिट सेल के, मतलब एक क्यूब के, छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स या क्यूब आर प्रेजेंट इन दिस होल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने अब टोटल वॉल्यूम कहाँ से निकालूं क्रिस्टल का, है ना। एक यूनिट सेल का तो आपने निकाल दिया है, टोटल कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, ये रहा टोटल भी मैंने निकाल दिया आगे, क्योंकि सब कुछ आपको गिवन ही तो है। अब देखो टोटल वॉल्यूम कैसे निकाला है, यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। मास अपॉन डेंसिटी आपको वॉल्यूम होता है। मास आपको गिवन है ना, सभी एलिमेंट्स का मास आपको दे दिया 208 ग्राम, 208 ग्राम, 208 ग्राम मास है। एंड डेंसिटी इज योर, दैट इज गिवन 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास इज गिवन एंड डेंसिटी इज गिवन, देन सो you can calculate total volume. Here I have calculated total volume, that is your 28.88 centimeter cube. This is the total volume of the whole cube. जो बड़ा स्ट्रक्चर हमने बनाया था ना छोटे छोटे क्यूब से मिलकर, ये उसका वॉल्यूम है। तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ गया क्रिस्टल का, है ना, दैट इज 28.88, है ना। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, दैट इज 2.39 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूला में दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल वॉल्यूम की भी और यूनिट सेल की भी। ये हमने यहाँ पे कर दिया, देखो एरो के साथ चलते रहना। 28.88 डाल दिए टोटल वॉल्यूम की वैल्यू, एक की डाल दी है 2.39 10⁻⁻23। इसको जो सॉल्व करके आपका आंसर आ गया, दैट इज योर 12.08 इंटू 10⁻23। ये क्या है, यह है नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम हम यूनिट सेल क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, चल रहा है ना कि यूनिट सेल क्यों फाइंड आउट करें। हमसे तो क्या पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल स्ट्रक्चर में। ये यूनिट सेल हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक चीज पता है कि एक यूनिट सेल में, बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। अगर इतने यूनिट सेल हैं, कितने, 12.08 इंटू 10⁻23, तो इतने में कितने होंगे, हैं, इतने यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, है ना। अगर मैं बोलूं कि एक ज्योमेट्री बॉक्स में 2 पेन है, एक ज्योमेट्री बॉक्स में 2 पेन है, तो 12 में कितने होंगे, 12 इंटू 2 ही तो करोगे। तो सिमिलरली एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम है, तो 12 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। Then when you multiply by 2, you will get the total number of atoms, that is your 24.16 into 10⁻23। ये देख लीजिए, ये आंसर है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके आ गए हैं, ठीक है। तो आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने आते हैं तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर किस उसमें है, मतलब बीसीसी है या एफसीसी है। फिर आपको यूनिट सेल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करोगे, आप टोटल वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, उससे आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर एग्जाम्पल 1.4। एग्जाम्पल 1.4 इज वेरी सिंपल। आपको जो 1.3 इवन थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, बट 1.4
तो इससे भी सिंपल है, ठीक है। कैसे है देखो, जो कॉपर है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स-रे डायफ्रैक्शन स्टडीज ने बताया कि कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट्स, ठीक है। कॉपर किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, कॉपर सिंबल इज योर कॉपर Cu, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। तो कॉपर आपका एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, और एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, 4। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि एफसीसी में 4 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 पार्टिकल होता है, ठीक है। क्या सेल एज दिया है, सेल एज दिया है कितना, 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में आपको एज लेंथ दे दिया है, मतलब शायद आपको यूनिट भी चेंज ना करनी पड़े, क्योंकि सेंटीमीटर में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर किसी और में होता तो आपको शायद देखकर चेंज करना पड़ता, ठीक है। नाउ copper is determined to have a density of 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एज लेंथ तो दे दिया, अब साथ में डेंसिटी भी दे दी, डी की वैल्यू दे दी क्या, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास कॉपर का निकालना है। नाउ अब वही वाला फॉर्मूला है, ये कौन से वाला, Z की वैल्यू तो 4 हो जाएगी क्योंकि एफसीसी है, बता चुकी हूँ। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, देयरफॉर M इज इक्वल टू DNAA क्यूब ओवर Z, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है। उसमें M की वैल्यू निकाल रखी है। तो यहाँ पर आपको पहले उसने एटॉमिक मास निकालने के लिए बोला है ना, अब ये तो मॉलिक्यूल एटम है, तो यहाँ पर M की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो D पता है, Na पता है, ए क्यूब भी आपको पता है ना, ए का क्यूब कर दो, दैट इज ऑल। एंड जेड आपको पता है, जेड इज योर नंबर ऑफ एटम। तो आप जब पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, एम का वैल्यू आ गया 63.1 ग्राम पर मोल। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इतना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना था, और कुछ क्वेश्चन नहीं करना, मतलब और कोई इसमें तामझाम था नहीं। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन बहुत आते हैं सीबीएसई में, मतलब ये उन बच्चों के लिए, सीबीएसई का जो पेपर होता है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के, और कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ लेवल के, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कभी भी इजी नहीं हो सकते, और सारे क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं हो सकते, ठीक है। बट जैसे आपको अपना लेवल पता होता है, हर बच्चे को पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितने क्वेश्चंस कर पाऊंगा, पर हर बच्चे की कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर दिया, सही आंसर निकाल दिया, तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना, आपके फ्री के नंबर हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1.5। एग्जाम्पल 1.5 में देखिए, सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। कितनी बार बताया है कि सीसीपी मतलब एफसीसी, ठीक है, ओके। अगर सीसीपी लिखा है तो समझ जाइए एफसीसी ही है, ओके। अब इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ दे दी है, ए की वैल्यू दी है 408.6 पिकोमीटर, यूनिट क्या है, पिकोमीटर। तो ध्यान से चलिएगा, ठीक है। अब आपको डेंसिटी निकालनी है किसकी, सिल्वर की, ठीक है। एटॉमिक मास क्या दे दिया है, 107.9, ये कैपिटल एम ही है, मोलर मास है आपका। देखो मोलर मास जो टर्म है ना, वो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए यूज होती है, बट अगर क्वेश्चन में एटम का जिक्र है तो कैपिटल एम आपका एटॉमिक मास कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का जिक्र है तो कैपिटल एम आपका मोलर मास कहलाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एम यहाँ पर क्या है, आपका एटॉमिक मास है, दैट इज योर 107.9 यू इज द यूनिट ऑफ मास, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ओके। ये आपको कैपिटल एम की वैल्यू दे दी है। अब सीसीपी है ना, मतलब एफसीसी है कहने का मतलब, तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स कितने हो जाएंगे पर यूनिट सेल, ये हो जाएंगे आपके 4। तो Z की वैल्यू आपको पता चल गई है, क्या है, 4 है। तो अब बचा क्या है, अब देखो इन्होंने डेंसिटी निकाली किसमें, देखो आपकी मर्जी है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि डेंसिटी किस यूनिट में निकालें। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला रहा ना, सॉरी I'm sorry, here is the question, calculate the density of silver। आपकी अपनी मर्जी है, आप या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालें डेंसिटी, या फिर निकाल दीजिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में,
ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि वो एसआई यूनिट होती है, ठीक है। बट इसलिए अगर कहीं पर मेंशन किया गया है, नहीं किया गया है, तो प्रेफर करना एसआई यूनिट में निकालने की। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको जो डेंसिटी गिवन होती है ना क्वेश्चंस में, इस वाले में सॉलिड स्टेट वालों में, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है ना। यूनिट कन्वर्जेशन तो बिल्कुल सिंपल है, कन्वर्ट करना बहुत सिंपल टास्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पिकोमीटर था ना, पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, सिंपल सी बात है। कितना हो जाएगा 408.6 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 408.6 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक पिकोमीटर में होते हैं 10⁻⁻12। और एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻⁻10, ठीक है। ये आप याद रखना कि पिकोमीटर में मीटर कितने हुए? 10⁻⁻12। और पिकोमीटर में सेंटीमीटर कितने हुए? 10⁻⁻10, ठीक है। यहाँ पर हमने चेंज कर लिया है पिकोमीटर को मीटर में, ठीक है, कर चुके हैं। नाउ मोलर मास जो था वो क्या है आपका? U है ना, U मतलब ग्राम पर मोल, ठीक है। U मतलब ग्राम पर मोल, तो 107.9 ग्राम पर मोल है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे? किलोग्राम पर मोल में कर लेंगे, ठीक है। किलोग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इस वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका जो मोलर मास आ गया है ना, वो किलोग्राम पर मोल में आ गया है। यूनिट कन्वर्जेशन हो चुका है ऑलमोस्ट। आपने मोलर मास को भी एसआई यूनिट में ले आए हो और एज लेंथ को भी एसआई यूनिट में ले आए हो। जेड आपको पता है 4 होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी, डी आपको निकालना है। जेड पता है 4, एम अभी निकाला था ना, एम ये सॉरी जो गिवन था ये, हाँ ऐसा ही यूनिट वाला ये पुट कर दिया। एज लेंथ आपने ऐसा यूनिट वाली वैल्यू पुट कर दी। देन आपने Na दैट इज योर एवोगैड्रोस नंबर, उसकी भी वैल्यू पुट कर देनी है। फाइनल में जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। दिस इज योर एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। क्लियर? देखो पर मोल से पर मोल कट गया, पर मोल से पर मोल कट जाएगा। ऊपर बचा है क्या? किलोग्राम, नीचे क्या है? मीटर क्यूब, तो क्या बन गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसको मतलब पूरी को सोल्व करके आ गया 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मतलब जस्ट आप मैसेज कर देना ग्रुप में कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगी, उस क्वेश्चन को कवर अप करूंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स में इम्परफेक्शंस हमने पढ़नी है। तो क्या है कि अक्सर हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या होगा कि जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो लंबे डिस्टेंस तक एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक है। अब बट इन जो क्रिस्टल्स हैं इनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। डिफेक्ट्स का कारण क्या है? डिफेक्ट्स का कारण है जनरली रेट क्या? क्रिस्टलाइजेशन का रेट। अगर आपका जो क्रिस्टल है, आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना, क्रिस्टल बनाते हैं ना, अगर वो मॉडरेट रेट पर हो रहा है या बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पर हो रहा है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, तो आपका जो ये क्रिस्टल है इसमें डिफेक्ट आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल का बनना, ठीक है। अगर वो जो क्रिस्टल जिस टाइम बन रहा है ना, या तो मॉडरेट रेट पर हो, मॉडरेट स्पीड में बन रहा है, या फिर बहुत फास्ट स्पीड में बन रहा है, वेरी फास्ट स्पीड में चल रहा है काम, तो उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नाउ बट उसने बोला कि जो सिंगल क्रिस्टल, अगर आप ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ना, अगर आप बहुत स्लो रेट पे भी करते हो ना, तो इससे आपको एक चीज़ तो अच्छी मिलती है कि आपको सिंगल क्रिस्टल मिल जाता है। सिंगल क्रिस्टल मतलब हर क्रिस्टल अलग अलग मिलेगा, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ठीक है, एक ही क्रिस्टल मिलेगा आपको, ओके। बट फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि स्लो रेट पर करने से एक भी डिफेक्ट नहीं आएगा।
डिफेक्ट थोड़े कम आएंगे। अगर आपका क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो रेट पर होगा ना, तो जो डिफेक्ट्स होंगे वो थोड़े थोड़े आएंगे। अगर मॉडरेट स्पीड पर होगा तो थोड़े ज़्यादा आएंगे। अगर हाई स्पीड पर हुआ तो और ज़्यादा आपको उस क्रिस्टल में डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो दो तरह के यहाँ पर हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। वन इज योर पॉइंट डिफेक्ट्स, सेकंड इज योर लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है? इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, जब एक पॉइंट के अराउंड डेविएशन या इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, जो मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट था वो एक पॉइंट के अराउंड अगर नहीं मिलता देखने को तो पॉइंट डिफेक्ट है। अगर एक लाइन के अलोंग आपको डेविएशंस या इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी तो आप उसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट्स जो आपके होते हैं, आई विल शो यू नाउ हियर। there are three types. One is your stoichiometric defect. First is your stoichiometric defects. Second is your impurity defects. Third is your नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो तीन तरह के हमने पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। पहले क्या है? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, थर्ड इज योर नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं सबसे पहले स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट्स है उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी बोला जाता है। ये इसी के ही दो अलग अलग नाम हैं। इंट्रिंसिक बोल दीजिए, थर्मोडायनामिक बोल दीजिए या स्टोक्योमेट्रिक बोल दीजिए, बट जनरली इसका सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है, मतलब जिससे लोग इसे सबसे ज़्यादा जानते हैं, वो स्टोक्योमेट्रिक ही है। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ स्टोक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट्स हैं जनरली वो आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज योर वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट इज योर वैकेंसी, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है साइड में, वैकेंसी डिफेक्ट है। और दूसरा है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या? तो ये जो डिफेक्ट है ना, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये लिख लीजिए। ये किस में देखने को मिलेंगे आपको? ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलेंगे। आपने सॉलिड्स के टाइप पढ़ चुके हैं, है ना? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, एंड लास्ट इज योर कोवेलेंट हो गया, एक और था मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, तो नॉन आयनिक, जो आयनिक नहीं है, ठीक है, उनमें देखने को मिलेंगे कौन से? आपके वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, दोनों की बात कर रही हूँ। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा देख लीजिए। सम लैटिस साइट्स आर मिसिंग। ठीक है, अब लैटिस साइट्स क्या होती है मैं बता चुकी हूँ। लैटिस साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर आपका पार्टिकल या आपका अनायन जनरली प्रेजेंट होता है, आपका एटम या आपका अनायन। ठीक है, जिससे आपकी लैटिस की जिससे आपके क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री मिलती है। जैसे कि बीसीसी का लैटिस पॉइंट क्या होगा? बीसीसी में जो ज्योमेट्री आती है वो किसकी वजह से आ रही है? एक तो कॉर्नर्स की वजह से आएगी, बॉडी में जो पार्टिकल है उसकी वजह से, है ना? तो जो बीसीसी में आपके लेटिस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? आपके 8 के 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। बॉडी वाला तो लेटिस पॉइंट नहीं होगा क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो जो 8 के 8 जो क्रिस्टल है आपके, सॉरी, जो 8 के 8 आपके कॉर्नर है वो आपका लेटिस पॉइंट हो जाएगा। एफसीसी में क्या हो जाएगा लेटिस पॉइंट? एफसीसी में हो जाएगा आपके 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक में भी सिर्फ 8 कॉर्नर्स ही आपके लेटिस पॉइंट कहलाएंगे। और मैंने बताया था इन लेटिस पॉइंट पर जनरली कौन सा पार्टिकल बैठेगा? जिसका साइज बड़ा होता है। दो तरह के होते हैं ना, कैटायन होगा या अनायन होगा, है ना? तो जिनका साइज बड़ा होता है वो लेटिस पॉइंट पे जाते हैं और जिनका साइज छोटा होता है वो वॉइड्स में जाते हैं। ठीक है, क्या? तो यहाँ पर आपकी जो लेटिस साइड्स हैं वो मिसिंग होंगे, मतलब वहां पर आपका कोई पार्टिकल बीच बीच में ऐसा होगा, कुछ लेटिस साइड्स पर पार्टिकल नहीं होंगे, वो खाली होंगे। ठीक है, ओके। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। इस क्रिस्टल को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ अब देखो, कोई चीज उसमें से निकल कर चली गई है, मिसिंग है ना? हमें नहीं पता वो जो पार्टिकल उस लेटिस पॉइंट पर था, जैसे ये लेटिस पॉइंट है ना, ये खाली दिख रहा है, इसके साइड वाले में भी पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल, बट ये खाली है। हमको नहीं पता कि पार्टिकल कहाँ गए, है ना? ये चला गया है क्रिस्टल को छोड़कर। ठीक है, क्लियर? तो इसके जाने से क्या होगा? इसके जाने से क्या होगा? जो ये एटम्स हैं,
है ना, इनका जो मास है वो कम हो जाएगा। किनका मास? पहले यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट होता तो इस रो में कितने पार्टिकल होते? 4 पार्टिकल होते, तो 4 पार्टिकल का मास इंक्लूड होता है ना टोटल मास में। अब यहाँ पर 3 ही पार्टिकल है ना, 1 2 3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने से जो टोटल मास था ना क्रिस्टल का वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर मास डिक्रीज करेगा, अगर किसी चीज का मास डिक्रीज करता है तो उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेटिस साइड से आपके पार्टिकल्स मिसिंग है, इनकी वजह से डिक्रीज इन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा। डेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी क्रिस्टल की, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट्स में जो पार्टिकल्स हैं वो लेटिस पॉइंट से मिसिंग है। दूसरी बात, उनके जाने की वजह से डेंसिटी जो क्रिस्टल की है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर वैकेंसी डिफेक्ट्स। नाउ कम टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या हुआ? व्हेन some constant particles occupy an interstitial sites, ठीक है। कोई constant particle जो था वो interstitial site occupy कर जाता है। interstitial site क्या होती है? देखो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा ना, लाइट ग्रीन कलर में, ये तो पार्टिकल है आपके। इसके नीचे आपको ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ओके। ये बीच में जो स्पेस है, ये जो खाली स्पेस पड़ी है, ये स्पेस है, ये आपकी इंटरस्टिशियल साइट है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, ठीक है। अंदर से नहीं है, वो बाहर से कोई कांस्टेंट पार्टिकल आया है। कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जिससे वो मिलकर बना है। सपोज करो वो क्लोरीन से मिलकर बना है तो बाहर से क्लोरीन आ गया है, ब्रोमीन से मिलकर बना है तो बाहर से ब्रोमीन आ गया है ना, सोडियम से मिलकर बना है तो बाहर से सोडियम आ गया, ठीक है, क्लियर। तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर जाते हैं बाहर से आकर, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इस तरह के डिफेक्ट को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब इससे होगा क्या? बाहर से कोई चीज आ गई है ना, आ गई ना। अब यहाँ पर जो ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि पहले सपोज करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 10 पार्टिकल है। सपोज करो यहाँ पर भी 10 पार्टिकल हैं। अगर मैं 3-4 पार्टिकल बाहर से छोड़ दूँ और वो आके इंटरस्टिशियल साइड पर यहाँ पर आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से टोटल मास जो होगा क्रिस्टल का वो भी बढ़ जाएगा, है ना, क्लियर। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मास डिक्रीज करता है तो डेंसिटी भी डिक्रीज करती है, अगर मास इंक्रीज करता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, क्लियर, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो आपको वैकेंसी डिफेक्ट में पता चल गया। वैकेंसी डिफेक्ट में आपके जो लेटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग होता है जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर जाते हैं और उनकी डेंसिटी, उस क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो मैंने बताया था आपको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ये आपको नॉन आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। आयनिक सॉलिड्स में क्या देखने को मिलेगा? आयनिक सॉलिड्स में मिलेगा आपको फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट्स, ठीक है। फ्रेंकल देखो दिखा है, मैंने अंडरलाइन कर रखा, फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट्स, आगे लिखा हुआ है आयनिक सॉलिड्स। ये आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जब आप फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट्स पढ़ते हो, इसको शॉर्ट की प्रोनाउंस करना है, ठीक है। कोई स्कॉट की बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी बोलो। इट प्रोनाउंस एज शॉर्ट की, ठीक है। एंड दिस इज योर फ्रेंकल, ओके। तो आपको जब भी ये टॉपिक पढ़ना है उससे पहले आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या? आपको एक तो डेंसिटी चेक करनी है। हम डिफेक्ट्स में ना डेंसिटी बड़ा देखेंगे, ठीक है, अभी जो स्टोकियोमेट्रिक है उनमें, क्या। तो इफेक्ट ऑन डेंसिटी आपने देखना है कि जब फ्रेंकल डिफेक्ट हो रहा है या शॉटकी डिफेक्ट हो रहा है, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है फ्रेंकल और क्या होता है शॉटकी, ठीक है, क्लियर। तो अगर देखना है कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है या सेम है, नहीं चेंज आ रहा, ये डिक्रीज कर रही है। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों देखेंगे आयनिक सॉलिड्स में? क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में आयंस होते हैं और आयंस क्या कैरी करते हैं? चार्ज कैरी करते हैं ना। केटाइन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, एनायन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अगर केटाइन मिसिंग हो जाते हैं, सपोज करो किसी लेटिस से केटाइन मिसिंग है, तो जो आप पॉजिटिव चार्ज है वो मिसिंग हो गया है ना। पॉजिटिव चार्ज मिसिंग होने से क्या होगा? जो स्ट्रक्चर पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, क्लियर। क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज मिसिंग होगा तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज मिसिंग हो जाता है क्रिस्टल से तो उस क्रिस्टल पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है,
क्लियर। तो मतलब बैलेंसिंग खराब हो सकती है, ठीक है, अगर आपके कैटायन और अनायन मिसिंग हो, क्लियर। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है आपका लैटिस आफ्टर डिफेक्ट, ठीक है, आफ्टर शोइंग डिफेक्ट, क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है, ये भी देखना है। साइज ऑफ कैटायन एंड अनायंस, ठीक है, दूसरी चीज हमने ये देखना है कि रिलेशन क्या है साइज ऑफ कैटायन एंड अनायंस का, क्या जो कैटायन और अनायन है वो सिमिलर साइज के हैं या फिर वो डिफरेंट साइज के हैं, ये देखना है। तो आ जाइए, हमारा पहला है फ्रैंकल डिफेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एक मिनट, तो यहां पर देखिए आयनिक सॉलिड्स शो करेंगे, सबको पता है। स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। यहां पर जो था आपका जो कैटायन है, जो आपका छोटे वाला है, जनरली कैटायन ही होता है छोटा, ठीक है वो अपनी जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है उसको छोड़कर नॉर्मल साइड, ठीक है, जनरली कैटायन हो सकता है वो वॉइड्स में है ना, जनरल चांसेस उसके वॉइड में होने के होते हैं, तो अपने नॉर्मल साइड्स को छोड़कर कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ जाएगा। तो इसको मैं हल्का सा आपको एक इमेज से भी दिखाऊंगी इंटरस्टिशियल को, मैं शो यू थोड़ा सा, हाँ ये नहीं हो पाएगा, उड़ गया कनेक्शन, नॉट वाली, कोई बात नहीं, कनेक्शन उड़ चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये बीच में आके दिख गया ना, ये कहीं पर आके प्रेजेंट है बीच में, ये वाला पार्टिकल है ना। अरेंजमेंट क्या है, ये इसके साथ था, ये इसके दूर था, ये कॉर्नर था, ये कॉर्नर था, ये कॉर्नर था, कॉर्नर था, ये बीच वाला पार्टिकल बाहर से आया है, बाहर से मतलब अपनी नॉर्मल साइड से, मतलब मे बी वर्ड से आया हो, है ना, मे बी किसी, या हो सकता है कि आपका कैटायन लेटिस पॉइंट पे, तो हो सकता है वो किसी दूसरे लेटिस पॉइंट से उठकर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये बाहर से आया है, ठीक है, क्लियर। बाहर से इन द सेंस वॉइड से या फिर लेटिस पॉइंट से, है तो वो क्रिस्टल का ही पार्ट है, ठीक है ना, वॉइड्स भी क्रिस्टल का पार्ट है और आपके लेटिस पॉइंट्स तो ऑब्वियसली क्रिस्टल का पार्ट है ही, क्लियर। तो यहाँ पर आने से क्या हो जाएगा, इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट। जाहिर सी बात है, अगर मैं अपना घर छोड़कर कहीं और चली जाती हूँ, किसी और के घर में चली जाऊँ, ठीक है, तो जहां से मैं गई हूँ, जिस घर से मैं गई हूँ, वहां पर मेरी कमी हो जाएगी, मेरी खालीपन हो जाएगा, मैं वहां पर नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं कहीं और जा चुकी हूँ, तो वहां पर मेरी वैकेंसी हो गई है, ठीक है। तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी वहां पर जहां पर वो पहले प्रेजेंट था, ठीक है, क्या अब क्या इससे डेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, सोचने वाली बात है। कोई चीज पूरे क्रिस्टल में था ना, पूरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल में ही वॉइड्स है, क्रिस्टल में ही आपके लेटिस पॉइंट्स हैं, सबको पता है, ठीक है। तो वॉइड से निकलकर मान लो कोई चीज इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाती है, तो क्या इससे डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। है तो वो क्रिस्टल के अंदर ही ना, है तो क्रिस्टल के अंदर ही, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो वॉइड में है या इंटरस्टिशियल साइड पर है, मतलब लोकेशन पे लोकेशन पर तो फर्क पड़ता है, क्योंकि लोकेशन उनके अलग अलग है, बट इससे ओवरऑल डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि जो मास था वो तो बाहर चेंज नहीं हुआ ना। अगर वो जो कैटायन था ना, वो लेटिस को ही, क्रिस्टल को ही छोड़कर चला जाता बाहर, ठीक है, जैसे कि आपने किस में देखा था, ऊपर जो वैकेंसी डिफेक्ट्स आपने पढ़े थे, ठीक है ना, वैकेंसी डिफेक्ट में आपने देखा था वो क्रिस्टल को ही छोड़कर चला जाता है, तब तो क्या होगा, आपका मास डिक्रीज कर जाता था और डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाती थी। यहाँ पर जो पॉइंट है उसने क्रिस्टल को नहीं छोड़ा है, ठीक है, वो बस एक जगह से उठकर क्रिस्टल के अंदर ही दूसरी जगह पर आकर बैठ गया है, अपने वॉइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल पर आकर बैठ गया है, ठीक है। इससे उसकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, कौन, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, किस तरह के कैटायन और अनायन हमने पढ़ा था, क्लियर, किस तरह के कैटायन और अनायन इसको शो करेंगे, इन विच अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस, ठीक है, जिन आयंस में कैटायन और अनायन में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा साइज में, मतलब हो सकता है कि कैटायन बहुत छोटा हो, अनायन बहुत बड़ा हो, है ना, जनरली तो यही होता है, या फिर हो सकता है कि कैटायन बड़ा हो और अनायन छोटा हो, क्लियर। तो लार्ज डिफरेंस होना चाहिए साइज ऑफ आयंस में, तभी वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर पाएगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो आपका कैटायन था ना वो अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है, क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया है। अगर वो क्रिस्टल को छोड़कर जाएगा तभी पॉजिटिव चार्ज कम होगा,
अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज कम होने का कोई मतलब ही नहीं, वो तो क्रिस्टल में ही है ना, बस उसने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, डेंसिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है फ्रैंकल डिफेक्ट्स में। एंड थर्ड पॉइंट जो आपने नोटिस करना है इसमें कि जो आयंस में साइज का डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है, लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस आपको फ्रैंकल डिफेक्ट्स में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो एक तो इनके एग्जांपल्स हमेशा याद रखने हैं। इनके एग्जांपल क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स के एग्जांपल आप याद रख लीजिए, 4 एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं। जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। 4 है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। क्लियर? एग्जाम्पल याद रखने हैं। ओके, नाउ योर लास्ट, आज का जो भी लास्ट है वो शॉर्ट के डिफेक्ट्स है। शॉर्ट के डिफेक्ट्स के बाद मैं आज का लेक्चर खत्म कर दूंगी, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। शॉर्ट के डिफेक्ट्स में क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मिसिंग केटायंस एंड अनायंस आर इक्वल। देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है शॉर्ट के डिफेक्ट्स का। अगर आप इसमें कैलकुलेट करें ना कि जितने केटायन मिसिंग होंगे ना उतने ही अनायन मिसिंग होंगे। अब मिसिंग का क्या मतलब होता है? मिसिंग का मतलब क्या, हमें नहीं पता वो कहाँ गए, हमको नहीं पता। मिसिंग है मतलब भगवान जाने वो क्रिस्टल को छोड़ के चला गया है, क्रिस्टल में होता तो दिख जाता है ना। अब क्रिस्टल के बाहर कहीं गया, हमको नहीं पता कहाँ गया, ठीक है। इट्स लाइक कि अगर मैं बिना बताए बिना कुछ कहे घर छोड़ के चली जाऊं, जो कि नहीं करना चाहिए कभी, मैं सोचो कि मैं ऐसे सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं मिसिंग कहलाऊंगी, ठीक है। मैं मिसिंग हूँ, तब भगवान जाने मैं कहाँ हूँ। अगर मैं घर में ही गुस्सा होके एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाऊँ तब मैं मिसिंग नहीं कहलाऊंगी, तब मैं डिसलोकेटेड कहलाऊंगी कि बस मैंने अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे जो केटायन और अनायंस है, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड अनायंस मिसिंग है। मिसिंग मतलब जितने केटायन निकले थे, मान लो 2 केटायन छोड़ के गए हैं, उनके साथ के साथ ही 2 अनायन भी निकल लिए हैं, ठीक है। क्लियर? तो जोड़े में पेयर में निकल रहे हैं वो, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो पेयरिंग करके निकल रहे हैं, एक केटायन एक अनायन को लेके क्रिस्टल को छोड़ के भाग रहा है, ठीक है। क्लियर? अब नंबर ऑफ केटायंस और अनायंस इक्वल है, मिसिंग, ठीक है। तो क्या चार्ज पर कोई इफेक्ट आएगा? मतलब पहले जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्या अभी भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा? जी जरूर होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव जा रहे हैं उतने ही तो नेगेटिव भी तो जा रहे हैं, जितना कैटायन जा रहे हैं उतने अनायन भी तो जा रहे हैं। तो ओवरऑल चार्ज उनके जाने के बाद भी न्यूट्रल ही रहेगा। अगर सिर्फ कैटायन जाता या सिर्फ एनायन जाता तब चार्ज डिस्टर्ब होता, बट जब दोनों इक्वल नंबर में जा रहे हैं तब चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। शॉर्ट के डिफेक्ट्स में भी आपका क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है, वो क्रिस्टल को छोड़कर गए हैं तो उनकी जो डेंसिटी है वो डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि अब वो क्रिस्टल का पार्ट नहीं है, क्रिस्टल में से वो निकलकर कहीं बाहर जा चुके हैं, तो जो क्रिस्टल की डेंसिटी का ऑब्वियसली वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि मास, नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए हैं। नंबर ऑफ एटम्स कम हुए हैं तो मास कम हो गया, टोटल मास भी कम हो गया। अगर मास कम हुआ है तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी कम हुई है, तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। फिर थर्ड पॉइंट जो हमने देखना था कि उनके कैटायन और अनायंस के साइज का क्या रिलेशन है, ठीक है। शॉर्ट के डिफेक्ट्स में जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। कैटायन और अनायन के साइज में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है in which the cations and anions are of almost similar sizes, ठीक है। सिमिलर साइज के आपको कैटायन और अनायन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज हल्की सी इन्होंने बीच में डिस्कस की गई है कि NaCl में ऐसे हल्का सा बता रखा है कि NaCl में there are approximately 10⁶ शॉर्ट की पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। शॉर्ट की पेयर्स मतलब ये मिसिंग है, इतने पेयर मिसिंग है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें? NaCl के क्रिस्टल में, ठीक है। तो NaCl में मतलब अच्छा खासा शॉर्ट की इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर? अब इनके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल डेफिनेटली याद करना, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड एंड लास्ट इज सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा आयनिक सॉलिड है, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा आयनिक सॉलिड है जो शॉर्टकी भी शो करता है, साथ के साथ फ्रैंकल भी शो करता है, ठीक है। आप देखना ऊपर आपने जब फ्रैंकल डिफेक्ट्स के एग्जाम्पल देखे थे ना, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड लिखा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड भी है, सिल्वर क्लोराइड भी है, सिल्वर आयोडाइड भी है, बट जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना,
ये ऐसा अकेला आयनिक कंपाउंड है अभी जो आपका फ्रेंकल के साथ साथ, मतलब और भी हो सकते हैं, बट मेरी नॉलेज में तो जो है मैं वो बता रही हूँ। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रेंकल के साथ साथ शॉर्टकट इफेक्ट्स भी शो करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करती हूँ, जो पॉइंट्स मैं बार बार रिपीट करती हूँ, उनको अंडरलाइन करें नोटबुक में, या फिर सॉरी बुक में अंडरलाइन करो, या फिर अपने नोटबुक में सेपरेटली आप लिखो, ठीक है। अगर आप सेपरेटली नहीं लिखना चाहते, एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी में उसको अंडरलाइन जरूर करो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।